हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटी मोटी मगर मोटी बातें। छोटी मोटी मगर मोटी बातें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एसके झा सर का जो बुक है जो उससे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है छोटी मोटी मगर मोटी बातें। चलिए शुरू करते हैं। रसायन शास्त्र। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, स्ट्रक्चर, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उनके पारंपरिक का अध्ययन किया जाता है, परिणामों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान के अंदर संरचना, रासायनिक स्ट्रक्चर का, प्रॉपर्टीज का, केमिकल रिएक्शन का और परिणामों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंदर। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे माना जाता है? एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई है। मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैसे कैमी से हुई है? इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी होता है। कैमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काला मिट्टी होता है, काला होता है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? तो फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन के अंतर्गत भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्या है? कार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है, जैसे में C2H5OH, CH3COOH, जिसमें कार्बन लगा रहेगा वो कहते कार्बनिक यौगिक होता है। अकार्बनिक रसायन क्या है? इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए H2O, N2O, SO2, ये सब क्या है? जिसमें कार्बन नहीं लगा है। किसी में कार्बन तो अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं लगा होता अकार्बनिक होता है, जिसमें कार्बन लगा होता है कार्बनिक रसायन है। चलिए अब पदार्थ देखते हैं। पदार्थ, समस्टांश या मैटर, वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा, पानी, गैस, जितने आसपास कोई वस्तु सब क्या होता है? पदार्थ हैं। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ को 2 भागों में, जैसे भौतिक के आधार पर, एक रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर तो भौतिक पदार्थ को भौतिक के आधार पर वर्गीकरण करते थे। कितने? 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं, ठोस, द्रव, गैस। वही पदार्थ को रसायन में वर्गीकरण करते थे। कितना? शुद्ध और अशुद्ध, 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटता है। कौन? तत्व और यौगिक में बांटते हैं। मिश्रण को 2 भागों में, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। वही तत्व और यौगिक हो गया। तो तत्व को कितना? 3 भागों में बांटते हैं। कौन? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने? 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु में बांटते हैं। वही यौगिक कितना? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यौगिक के 2 भागों में बांटते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तत्व कितने? तत्व को 3 भागों में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब देखिए क्या भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में, ठोस, द्रव्य, गैस। पदार्थ की अवस्था है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस में क्या होता है? ठोस क्या हो गया? जिसका आकर्षण बल अधिक हो, जो पास पास हो। जैसे में ठोस हो गया तो ठोस के अणु कितना पास पास है, पास पास क्या होता है? ठोस के अणु है। द्रव्य में हो गया तो ठोस से थोड़ा सा दूर दूर पर द्रव्य में अणु होगा। वही गैस में बहुत दूर दूर पर अणु हो गया, क्या होता है? द्रव्य होता है। इसका आकर्षण बल क्या होता है? बहुत कमज़ोर होता है। गैस का आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है। द्रव्य का आकर्षण बल गैस से थोड़ा ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसका होता है? ठोस का होता है। यह अपने अणुओं को जकड़ कर रखता है। आकर्षण बल अधिक होगा तो अपने अणुओं को जोर से पकड़ कर रखता है। तो ठोस में आप देखिए यहाँ पे ठोस किसे रखते हैं। अब यहाँ पे आएगा ठोस। ठोस सॉलिड, इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे में पत्थर, कोयला इत्यादि सब क्या होता है? ठोस है। द्रव्य, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है। जैसे में पानी, दूध, तेल। पानी हो गया तो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अगर बड़का बड़का रखेंगे, बड़ा चीज़ में रखेंगे तो फैल जाएगा, छोटा में रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जैसा आकार होगा, आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकार क्या होता है? परिवर्तनशील। जैसा में रखेंगे वैसा हो जाएगा। गैस होता है, इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है। जैसे में कोक गैस, मीथेन इत्यादि सब क्या है? गैस है। अगला क्या है? ठोस, द्रव्य और गैस के कुछ सामान्य गुण होता है। गुण देखिए, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस में सबसे अधिक होगा? तो गैस में सबसे अधिक होगा, तब द्रव्य में, तब ठोस में। सबसे कम गतिज ऊर्जा किस में होगा? ठोस में होगा। सबसे कम ठोस में, तब गैस, द्रव्य में, तब गैस में होगा। अगर खुला छोड़ देंगे तो गैस जल्दी उड़ेगा, द्रव्य धीरे धीरे होगा, ठोस वो से धीरे धीरे खत्म होगा। और घनत्व किसका अधिक होगा? तो ठोस का घनत्व अधिक होगा, तब द्रव्य का, तब गैस का। पूछेगा घनत्व सबसे अधिक किसका होगा? तो ठोस का होगा। वही गतिज ऊर्जा गैस का होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल, जैसे सबसे अधिक ठोस का होगा, तब द्रव्य का, तब गैस का। अंतर आणविक आकर्षण बल का मतलब क्या होगा? वह कितना जोर से पकड़ा हुआ है, उसके बीच में कितना गैप है। ठोस के बीच में बहुत कम गैप होता है, वही द्रव्य के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, और गैस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। यही क्या होता है? अंतर आकर्षण बल होता है। अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान, कितना स्थान कितना दूर दूर पर है, ये कितना जगह छूटा हुआ है, वही कहते हैं अंतर आणविक स्थान। अंतर में कितना जगह है। तो सबसे अधिक किसमें? गैस में होगा, तब द्रव्य में होगा, तब ठोस में होगा। सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान किसमें होगा? तो गैस में होगा। प्रत्यास्था। प्रत्यास्था सबसे अधिक होगा, ठोस में होगा, द्रव्य में होगा, गैस में होगा। संसंजक बल सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा, तब द्रव्य में होगा, तब गैस में होगा। विसरण। विसरण का मतलब होता है फैलना। कौन सबसे जल्दी फैलेगा? सबसे जल्दी कौन? गैस फैलेगा, तब द्रव्य, तब ठोस फैलेगा। संपीड़न, किसको? संपीड़न का मतलब क्या होता है? सुकड़ाना। किसको दाब लगाकर हम उसको सुकड़ा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे अधिक कंप्रेस करने का गुण किसमें होता है? गैस में होता है, तब द्रव्य में, तब ठोस में होता है। ठोस को, अगर पत्थर को हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस होगा नहीं। द्रव्य में हो गया तो द्रव्य कंप्रेस हो जाएगा, और गैस ज़्यादा कंप्रेस होगा, बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए संपीड़न गैस को कंप्रेस करके ही सिलेंडर में भरते हैं। इससे ये सबसे अधिक, देखिए 3 गो चीज़ ध्यान रखिएगा। घनत्व सबसे अधिक किसमें? घनत्व सबसे अधिक ठोस में होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल भी ठोस में होगा, प्रत्यास्था भी ठोस में होगा, और संसंजक बल भी ठोस में होगा। ये 4 चीज़ ध्यान रखिएगा, और बाकी बात सब उल्टा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस में होगा, विसरण भी सबसे अधिक गैस में होगा, संपीड़न भी सबसे अधिक गैस में होगा, और अंतर आणविक स्थान भी सबसे अधिक गैस में होगा। दृढ़ता, पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है, दृढ़ता कहलाता है। दृढ़ता का मतलब क्या होता है? जब तक वो अपना बल
सहते हुए कोई उसको, जैसे में डेटता ये होगा, जैसे हम लोहा लोहा मान लीजिए, पत्थर मान लीजिए, पत्थर को जितना हम बल तक पीट रहे हैं उतना बल तक वो सह रहा है, उससे ज़्यादा बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। वही कहता है, वह पदार्थ का गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है, वो कहता है दृढ़ता कराता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अगला क्या है, ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा अवस्था ये होता है। प्लाज्मा प्लाज्मा अवस्था को ऐसे मान सकते हैं क्या, खखार, जब हम खखार फेंकते हैं तो क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, न ठोस होता है न गैस होता है, न ठोस होता है न द्रव्य होता है, ये क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था होता है। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 ईस्वी में हुई थी, लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविंग लैंगमुइर ने दिया। प्लाज्मा की पहचान किसने किया, विलियम क्रूक्स ने किया था। और नाम किसने दिया था, तो इरविन लैंगम्यूर ने दिया था। प्लाज्मा का नाम इरविन लैंगम्यूर ने दिया था। अगला क्या है, देखिए, यह पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा इसके प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। अब अगला है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ को ठंडे करने से बोस-आइंस्टीन तैयार किया जाता है। कम घनत्व और कम ताप पर ठंडा करने से क्या बोस-आइंस्टीन तैयार किया जाता है, बोस-आइंस्टीन तैयार किया जाता है। पदार्थों में होने वाली परिवर्तन, पदार्थों में दो प्रकार के परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता है। देखिए फिजिकल चेंज देखते हैं। वह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है परंतु रासायनिक गुण समान रहता है। भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें भौतिक परिवर्तन के गुण आता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है लेकिन रासायनिक गुण समान रहते हैं। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, वो क्या तब भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मोम को अगर हम जला देते हैं, मोम को जलाएं तो वो परिवर्तन हो रहा है, क्रिया हो रहा है, और उसके बाद फिर उसको मोम बना सकते हैं। यह क्या, तो भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, यह उत्क्रमणीय अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या होता है, नो चेंज होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुण से भिन्न होता है। यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जैसे में क्या हो गया, लोहा में जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन।
भौतिक परिवर्तन कितनी, CO2 से सूखी बर्फ बनना। अगर CO2 से अगर बर्फ बना देंगे तो बर्फ से फिर क्या हो गया, मेरा पानी आ जाएगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन मक्खन का खट्टा होना। मक्खन अगर खट्टा हो जाएगा तो वह फिर मीठा नहीं होगा। मक्खन अगर खराब हो गया तो फिर सही नहीं होगा, तो यह कहते हैं रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, यह मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती से बर्फ का, पानी से बर्फ का बनना, ये क्या भौतिक परिवर्तन है। पानी का वाष्प बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, यह क्या भौतिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कपूर का जलना, रेत की पानी में विलय, रेत का पानी में विलय, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, यह अम्लीकृत भौतिक परिवर्तन है। लोहे का चुंबकीकरण, यह भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन कौन है, देखिए, मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम तार का जलना, पदार्थों का किण्वन और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये सब क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है। आप क्या है, नोट में रखिए क्या क्या दिया होगा। मोमबत्ती के जलने में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में है, मोमबत्ती के जलने में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है। और मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों होता है। और पूछेगा मोमबत्ती के जलते समय, तो भौतिक और रासायनिक दोनों होगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जलते समय भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन का होता है। चपाती को बेलना, अगर बेलेंगे तो बेलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। बेल देंगे, फिर उसको मोड़ मार के फिर आटा लोइया बना देंगे, तो कहते हैं बेलना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन वही सेक देंगे तो क्या होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो कहते हैं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला उदाहरण क्या है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर। ऊर्जा देकर, जैसे में ऊर्जा हम देंगे, ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर। अगला क्या है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में क्या लगता है, जंग लगता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन प्लस जल अथवा जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होता है, तो ऑक्सीजन जरूरी होता है, जल या जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। भार बढ़ जाता है, आयु घट जाती है। जैसे में अगर लोहा मजबूत है तो उसको जंग लग गया, तो जंग लगने के कारण अब उसको जंग छुड़ाएंगे तो धीरे धीरे सब उसको खा जाएगा, तो टूट के पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा। तो वह कर लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। लोहे को
जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है। लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जस्ते का लेपन किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जस्तीकरण कहलाता है। किस द्रव्य में लोहे का कील अपना चमक खो देता है? तो शीतल पेय में, सॉफ्ट वाटर में खो जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में लोहे के कील अपना चमक खो देता है। अगला क्या है? गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? तो किसे? लोहा को बचाया जाता है। लोहा पर जंग लगने से बचाने के लिए किसका? जस्ता का लेप किया जाता है। उसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी के कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग हो जाता है। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। लवण युक्त जल है जो जंग लगने के प्रक्रम की दर को क्या होता है? बढ़ा देता है। अगला क्या है? रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व कहते हैं शुद्ध पदार्थ, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। तत्व भी शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ है और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ है। देखिए, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक होते हैं। शुद्ध पदार्थ कितना? मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। आप देखते क्या? तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 ईस्वी में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लोरेन लेबोजियर ने दिया। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम किसने? एंटोनी लॉरेंट लेबोजियर ने दिया। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला क्या? तत्व के सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। ये पूछता है। तत्व के सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और यौगिक के सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से लगभग 92 प्राकृतिक में पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व क्या है? तो अनुसेप्टियम है। अनुसेप्टियम खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अनुसेप्टियम है। 118 को में से अभी तक कितना? 118 को तत्व ज्ञात हैं, उसमें से 92 को तत्व क्या होता है? प्राकृतिक तत्व है। और अंतिम तत्व खुद अनुसेप्टियम है। अगला क्या है? डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रकृतियों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट पदार्थ में किया। तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने दिया। तत्व का प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम किसने? वर्जिलियस ने दिया होता है। और तत्व के सर्वप्रथम तत्व का प्रयोग किसने किया? तो तत्व का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसने रॉबर्ट बॉयल ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब? 1661 ईस्वी में। तत्व के प्रतीक का सुझाव सर्वप्रथम वर्जिलियस ने दिया। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपतत्व होता है। मेटल, नॉन मेटल
और मेट्रोइड। आप देखिए भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम। भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तब सिलिकॉन होता है, तब एल्युमिनियम, तब आयरन होता है। तो सबसे भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब आयरन होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु है। सिलिकॉन क्या? उपधातु है। और एल्युमिनियम और आयरन क्या होता है? धातु है। तो पूछेगा सबसे अधिक अधातु कौन है? तो ऑक्सीजन है। धरती पर भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन है। वही सबसे अधिक उपधातु कौन है? तो सिलिकॉन है। और धातु कौन है? तो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद आयरन है। आयरन के बाद क्या हो गया? आयरन के बाद होता Ca कैल्शियम, तब सोडियम हो गया। अब देखिए भूपर्पट्टी पर धातुओं का क्रम। एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम अलग अलग। देखिए आयरन कितना? 5%, एल्युमिनियम 8.1% है। तो सबसे अधिक एल्युमिनियम हो गया, तब आयरन हो गया, तब कैल्शियम 3.5%, सोडियम 3%, अदर है। ऑक्सीजन सबसे अधिक कितना? 46.6%, सिलिकॉन 28% है। अगला क्या है? मानव शरीर आ गया। मानव शरीर में तत्वों का क्रम। मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तब कैल्शियम। ये सब क्या होता है? अधातु है। धातु कौन है? कैल्शियम है। तब पूछेगा मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन होता है? तो तत्व में कैल्शियम। और अधातु में पूछेगा तो ऑक्सीजन होगा, तब कार्बन, तब हाइड्रोजन, तब नाइट्रोजन। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन होता है? मैग्नीज होता है। जीवित मानव शरीर में कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? मैग्नीज होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व को तो नाइट्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व को तो हाइड्रोजन होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन हो गया। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। वही मानव शरीर में सबसे कम कौन पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। अब क्या? यौगिक है। यौगिक कंपाउंड। जब दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं रहता है। यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। यौगिक को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यौगिक को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। अणुओं के प्रकार। अणुओं के प्रकार: समअणु, होमो मॉलिक्यूल्स और हेटेरोमॉलिक्यूल्स। विषम अणु है। सम अणु और विषम अणु। सम अणु ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने होते हैं सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, ये सब क्या सम अणु होता है। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। विषम अणु ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से निर्मित होते हैं विषम अणु कहलाते हैं। सभी यौगिक के अणु विषम अणु होते हैं। उदाहरण के लिए H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन प्लस
ऑक्सीजन, इसको क्या होता है, विषम अणु होता है। अगला क्या है, परमाणुकता, एटॉमिसिटी। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। परमाणुकता के आधार पर अणुओं कितने 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, देखिए, तत्व यौगिक, एक अणुओं में परमाणु की संख्या, परमाणुकता वर्ग। आर्गन, आर्गन में अणुओं की संख्या कितना है, आर्गन Ar लिखा रहा है, Ar, इसमें क्या है, तो परमाणु की संख्या 1 है, तो यह एकल परमाणु होता है। हीलियम He, इसमें भी एक ही है परमाणु, ये भी एकल परमाणु होता है। Fe, ये भी इसमें भी एक ही है, तो एकल परमाणु होता है। H2, हाइड्रोजन इसमें क्या 2 हो गया, इसमें द्विपरमाणु हो गया। कैल्शियम, क्लोरीन, Cl2, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, 2 परमाणु हो गया, तो द्विपरमाणिक। H2O, इनमें क्या गो परमाणु हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया, तो कितना 3 परमाणु हो गया। 2 ये और 1 ये, 3 परमाणु हो गया, तो कितना 3 परमाणु हो गया, त्रिपरमाणु हो गया। और अमोनिया NH3, तो 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो कितना 4 परमाणु हो गया, तो चतुर्थ परमाणु होता है। और सल्फर S8, ये बहुपरमाणु हो गया। परमाणु गिनने की संख्या, अगर Al एल्युमिनियम सीधा है तो 1 परमाणु हो गया, इसमें Al2 हो गया तो 2 परमाणु हो गया, इसमें 2 परमाणु हो गया, इसमें H2O, देखिए इसमें 1 परमाणु ऑक्सीजन हो गया और 2 परमाणु हाइड्रोजन हो गया। सबके संख्या गिने, इसमें 2 है तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है तो 1, सबके संख्या गिन के वही परमाणु हो गया। परमाणु के भार होता है, सॉरी परमाणु होता है संख्या, क्या वो संख्या। अगला क्या है, अब देखिए यहाँ तत्व यौगिक और परमाणु की संख्या, तो Fe कितना है, 1 है, इसमें 1 परमाणु है तो 1 हो गया, परमाणु की संख्या खाली गिनना है। कैल्शियम में 1 है तो 1 परमाणु हो गया। हाइड्रोजन कितना 2 है, इसमें 2 परमाणु हो गया। देखिए इसमें H2S और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो ये 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, 1 सल्फर हो गया, तो 4 1 5, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया, तो 4 2 6 1 7 परमाणु हो गया। ऐसा ही है CaSO4, तो कैल्शियम कितना हो गया, 1 प्लस सल्फर 1 प्लस ऑक्सीजन 4 4 2 6 परमाणु हो गया। इसमें कौन है, Ca3PO4 के होल 2 हो गया। तो कैल्शियम इसमें कितना 3 है, कैल्शियम 3 है, प्लस कितना है फास्फोरस, पोटेशियम 1 है, P 1 है, तो पहले P 1 लिखेंगे, P 1 है और ऑक्सीजन 4 है, तो इसके अंदर में है, तो 4 1 5 हुआ, 5 या 2 10 ये हो गया, 10 3 13 हो गया। जैसे कैलकुलेशन करते हैं इसके पावर में कोष्ठ के अंदर में है, तो पूरा से जितना कोष्ठ के बाहर होते इससे गुना करते हैं, तो ये गुना हो जाए, कितना 13 हो गया। हाइड्रोजन कितना 3 है, पोटेशियम के 1 है और ऑक्सीजन कितना 4 है, तो 4 1 5 3 8 तो कितना 8 परमाणु हो गया। कैल्शियम 1 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना 1 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो 1 2 2 4 4 1 5 तो 5 परमाणु हो गया। NH4Cl हो गया, तो Cl 1 हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन 1, तो 4 2 6 परमाणु हो गया। खाली परमाणु गिनना होता है, परमाणु की संख्या क्या हो। अगला क्या है, मानव शरीर में उपस्थित यौगिक क्रम। मानव शरीर में उपस्थित यौगिक का क्रम है, तो H2O, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में सबसे अधिक क्या होता है यौगिक में,
जल होता है तब प्रोटीन होता है, तब फैट होता है, तब कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे अधिक मानव शरीर में क्या होता है? जल होता है, तब प्रोटीन होता है, तब फैट होता है, तब कार्बोहाइड्रेट होता है। H2O जल। जल का प्राकृतिक में समान गुण होता है। जल का प्राकृतिक में समान गुण होता है। यह यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। अणुओं का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। सॉरी, परमाणुओं का अनुपात कितना? 2:1 होता है। परमाणुओं का भार का अनुपात कितना होता है? तो जल H2O होता है। हाइड्रोजन कितना है? 1 गो, तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 2 गो होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 2 से काट दीजिए, 2 एक है 2 8 है 16, 1:8 होगा। भार का अनुपात 1:8 हो जाएगा। परमाणु की संख्या कितना हो गया? 3 गो हो गया। परमाणु की संख्या 2 गो हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन, 2 गो 1 गो 3 गो हो गया। तत्वों के प्रकार। तत्व कितने? 1 गो हाइड्रोजन हो गया, 1 गो ऑक्सीजन। 2 प्रकार के तत्व है तो 2 प्रकार होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन या 80 रेडियन या 212 फ़ारेनहाइट में होता है। ऐसे हिमांक बिंदु कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 0 रेडियन या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब क्या हो गया? मिश्रण, मिक्सचर। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है, जैसे में हवा, बारूद, चीनी पानी का मिश्रण आदि। ये क्या होता है? मिश्रण होता है। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में चीनी का नमक में विलयन, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, ये सब क्या है? तो समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे में रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण, दूध क्या होगा? विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण को कीप या फनल से अलग करते हैं। विषमांगी मिश्रण को क्या होता है? कीप या फनल से अलग कर सकते हैं। केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। केवल विषमांगी मिश्रण ही क्या होता है? टिंडल प्रभाव दर्शाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी में है, टिंडल प्रभाव कौन दर्शाता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। केवल विषमांगी मिश्रण ही टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तत्व। अकेले सूत्र होगा तो क्या होगा? तत्व। पहचानने का तरीका क्या हो? अकेले सूत्र होगा तो तत्व। जैसे में आयरन हो गया, निकल हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब क्या अकेले हैं। यौगिक में एक या एक से अधिक होगा तो यौगिक होगा। जैसे में CO2, H2O, ये सब क्या यौगिक है। मिश्रण के तक कोई भी सूत्र नहीं होगा। शराब, वायु, ये सब कहते कोई भी सूत्र नहीं है तो मिश्रण हो गया। तत्व यौगिक पहचानने का सूत्र आ गया। अगला क्या है? मिश्रण अलग करने की विधि है। रवाकरण विधि। रवाकरण विधि किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। अगला क्या है? इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थ के मिश्रण के अवयवों या संघटकों का पृथक्करण किया जाता है। आसवन, डिस्टिलेशन विधि। किसी द्रव्य को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने के प्रक्रम को आसवन कहते हैं। समुद्री जल का भी शुद्धिकरण इसी विधि द्वारा होता है। अशुद्ध जल इसी प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है आसवन कहलाता है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है। वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है उसे कहते हैं आसवन विधि कहते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है। प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि ऐसे मिश्रण जिनके संघटक के कथनांकों में कम से कम
अंतर होता है उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे में भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को इसी विधि से पृथक करते हैं। जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि से शुद्ध किया जा सकता है। एक ये ध्यान रखिएगा, क्या जिस पदार्थ के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है उसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। आसवन विधि द्वारा समुद्री जल का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या होता है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला क्या है, भाप आसवन। इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलय होते हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पीकृत होते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। जैसे में मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, ये सब क्या होता है, भाप आसवन विधि द्वारा अलग होते हैं। निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के मिश्रण को अलग करती है। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है। निस्यंदन क्या, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है। रेत, महीन बजरी, पानी, मध्य बजरी सबसे अलग किया जाता है। अलग क्या आता है, विलवनीकरण। डिस्टिलेशन, विलवनीकरण विधि। यह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करके मीठे पानी में बदला जाता है वह कहते हैं लवणीकरण प्रक्रिया कहता है। विलवनीकरण प्रक्रिया कहता है। विषण, डिफ्यूजन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना विषण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः ही मिलना क्या होता है, डिफ्यूजन कहलाता है, विषण कहलाता है। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैस का विषण तीव्र से होता है। विषण का मतलब क्या होता है, फैलना। अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का विषण तेजी से होता है। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैस में मिलना विषण कहलाता है। घनत्व में अंतर होने के कारण गैसों का गैस में मिलना विषण कहलाता है। तापमान के बढ़ने से विषण का गुण बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, तापमान के बढ़ने से विषण का गुण क्या होता है, बढ़ता है। विषण के कारण ही गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैलता है। विषण के कारण ही क्या होता है, खाने का सुगंध पूरे घर में फैलता है। इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना, मल मूत्र की दुर्गंध का नाकों तक पहुंचना, इसका तो विषण के कारण होता है। अगला क्या है, प्राशन विधि, ऑस्मोसिस। इसमें विलायक के अणु कम सांद्र वाले घोल से अधिक सांद्र वाले घोल की ओर जाते हैं, गति करते हैं, प्राशन कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। उदाहरण, किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना, यह क्या होता है, प्राशन विधि होता है। प्राशन में क्या होता है, इसमें विलायक के अणु कम सांद्र वाले घोल से अधिक सांद्र वाले घोल की ओर गति करते हैं। और व्युत्क्रम प्राशन, रिवर्स ऑस्मोसिस,
अणुओं का अधिक सांद्र वाले विलयन से कम सांद्र वाले विलयन की ओर गति करना व्युत्क्रम प्राशन कहलाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से आसुत जल बनाना, यह क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अगला क्या है? इसके साथ नोट, सूखे पौधे की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। सूखे पौधे से अनाज को डंडियों को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है? निष्पावन कहलाता है। अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। मिश्रण के नीचे तली में बैठे अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो मंथन विधि से। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? तो मंथन विधि से किया जाता है। अगला क्या है? मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो निस्तारण एवं निस्पंदन। मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से निकाला जाता है? निस्तारण एवं निस्पंदन से होता है, लेकिन मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग करना वाष्पीकरण विधि कहलाता है। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग करना वाष्पीकरण विधि कहलाता है। वाष्प विसरण और गैसों का प्रसारण ताप बढ़ने से बढ़ता है। वाष्प का विसरण, गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। ठोस द्रव्य और गैस का ताप का प्रभाव देखिए, इसको एक समझिए। गैस से अगर द्रव्य बना तो क्या हो गया? संघनन होगा। गैस को जमा कर गैस से लिक्विड में बनना, गैस से द्रव्य में बनना कहता है संघनन कहलाता है। वही द्रव्य से गैस में बनना क्या होता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण करता है। वेपोराइजेशन कहलाता है। द्रव्य से गैस में बनना का तो वाष्पीकरण कहलाता है, और गैस से द्रव्य में बनना संघनन कहलाता है, और द्रव्य से ठोस में बनना क्या होता है? जमना, फ्रीजिंग कहलाता है। द्रव्य से ठोस में बनना फ्रीजिंग कहलाता है, और ठोस से गैस में द्रव्य में बनना, ठोस से द्रव्य बनना गलन कहलाता है। जैसे में आप देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यही से देखिए, अभी सीधा ठोस से गैस में बनना क्या कहलाता है? ठोस से गैस में बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से सीधा ठोस में बनना डिपोजिशन कहलाता है। गैस से सीधा ठोस में बनना क्या है? डिपोजिशन कहलाता है। गैस से सीधा ठोस में बनना डिपोजिशन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। ठोस का द्रव्य में बदलना गलन कहलाता है। ठोस का द्रव्य में बदलना कहते गलन कहलाता है। द्रव्य का ठोस में बदलना जमना कहलाता है, फ्रीजिंग कहलाता है। गैस का सीधे ठोस में रूपांतरण डिपोजिशन कहलाता है। द्रव्य का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्प का द्रव्य बदलना संघनन कहलाता है। ठोस, द्रव्य, गैस ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? हम इसमें ठोस में ऊष्मा देंगे तो द्रव्य बनेगा, द्रव्य में भी ऊष्मा देंगे तो गैस बनेगा।
ये क्या ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया क्या हो गया, गैस है। गैस में हम ऊष्मा गैस को जमाएंगे, ठंडा करेंगे तो उसमें गैस से ऊष्मा निकालेंगे, ठंडा करेंगे तो द्रव्य बनेगा, और द्रव्य से भी ऊष्मा निकालेंगे तो क्या हो गया, ठोस बनेगा, ठोस बन जाएगा। यही क्या था, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऊष्मा देकर ऊष्माशोषी, इस शोषी का मतलब क्या होता है, इसको ये ले रहा है, सोख रहा है। शोषी का मतलब क्या होता है, सोख रहा है। तो ऊष्मा उसको हम देंगे तो वह क्या हो गया, दूसरा परिवर्तन करेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो हो गया जिसमें ऊष्मा निकालेंगे तो वह परिवर्तन दूसरी चीज में परिवर्तन होगा। ऊष्मा ऊष्मा परिवर्तन क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे में अगर हम चूना में अगर पानी डालते हैं तो ऊष्माशोषी है, जब ऊष्माक्षेपी है। देखिए अगर उसमें हाथ लगाएंगे तो वो खौलता रहता है, क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या हो गया, अगर हम चावल बना रहे हैं, भात बना रहे हैं तो उसमें ऊष्मा दे रहे हैं तो ये क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इससे भात बनता है, उसके दूसरे चीज में परिवर्तन हो गया, तो क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। कथन से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा कथनांक पर या कथनांक से ऊपर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया का तो वाष्पीकरण कहलाता है। अगला क्या है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, सतही प्रक्रिया है। अगला क्या है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे में कपूर, आयोडीन, गंधक, सल्फर, नौशादर, NH4Cl, नौशादर, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, आयोडोफॉर्म, ये सब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन है, सीधा ठोस से गैस में बदलना। अगला क्या है, बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। ये पूछता है, बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये भी पूछता है, समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। अगला क्या है, उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस का संघनन हो जाती है। उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस संघननीय हो जाती है। भार N2 और हीलियम से अधिक भार होता है नाइट्रोजन का। प्रथम सबसे हल्की गैस कौन होता है, हाइड्रोजन है। प्रथम सबसे हल्की गैस कौन है, हाइड्रोजन है। द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम है। हाइड्रोजन को आवारा गैस भी कहते हैं। हाइड्रोजन गैस अधिक ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, अधिक ज्वलनशील होता है। वायुयान की टायरों में भरी जाती है। वायुयान के टायरों में क्या, हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में क्या है, हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। वायुयान के टायर गुब्बारों में क्या है, हीलियम गैस भरी जाती है। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पताल में प्रयोग होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। पानी द्रव्य अवस्था में होता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और हीलियम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर कृत्रिम रूप से सांस ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। अगला क्या है, कम गहराई पर समुद्र में जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले जाता है। कम गहराई पर अगर समुद्र में हम जा रहे हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले जाते हैं। वही अधिक गहराई पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन और हीलियम ले जाते हैं। अधिक गहराई पर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम ले जाते हैं। कम गहराई पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कहते हैं नाइट्रोजन होता है।
फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए प्रयोग होता है कौन? हीलियम प्लस नाइट्रोजन होता है। हीलियम एवं नाइट्रोजन होता है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए हीलियम प्लस नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। यदि दो गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हैं और उनमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचन होगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचन होगा। अगला क्या है? अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रव्य अवस्था में होता है। जो सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम होता है जो कि द्रव्य अवस्था में होता है। कोल्ड ड्रिंक, फिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव्य में गैस का मिश्रण होता है। द्रव्य में गैस का मिश्रण क्या होता है? एग्जाम्पल है। द्रव्य में गैस का मिश्रण क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक हो गया, फिज सोडा हो गया, लेमन सोडा हो गया, क्लब सोडा हो गया, क्या? तो द्रव्य में गैस का मिश्रण है। वही दाब भरण प्रणाली, एलपीजी का भरना, क्या? तो दाब भरण प्रणाली होता है। पंप भरण प्रणाली, पेट्रोल का भरना, जो पंप को जो भरते हैं पेट्रोल के, तो पेट्रोल भरण प्रणाली है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया करके क्या? H2CO3 कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। अगला क्या है? गैस का द्रवण निम्न ताप एवं उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है। गैस का द्रवण निम्न ताप एवं उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद फट जाता है। हाइड्रोजन सबसे पहले फटेगा, अधिक दूर जाएगा, सबसे कम ऊपर जाएगा, कौन? तो नाइट्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे पहले फटेगा और सबसे अधिक दूर भी जाएगा। अगला क्या? पदार्थ हो गया। क्वथनांक, शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वही अशुद्ध पानी का 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। अशुद्ध पानी का 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। भारी जल D2O या गुरुत्वीय जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल, गुरुत्वीय जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ईथर का कितना? 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ईथर कितना डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है? तो 34 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है बॉइलिंग पॉइंट। वर्षा का जल, आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा का जल, आसुत जल, आंसू, जो आंसू वाला होता है, जब मानव शरीर की आंख से जो आंसू गिरता है वो कहते हैं कुचालक होता है विद्युत का। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर जब दाब बढ़ता है तो तापमान लगभग 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। दाब बढ़ जाए उसके कारण ताप भी बढ़ जाता है। 125 से 130 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे खाना जल्दी बन जाता है कुकर में। और ये लास्ट है बारूद की खोज रोजर बेकर ने किया था। बारूद की खोज किसने? रोजर बेकर ने किया था। बारूद चारकोल, गंधक, सोडा का मिश्रण होता है। बारूद किसका होता है? तो चारकोल, गंधक, सोडा का मिश्रण होता है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सोडा या नाइटर होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट खड़ी या चूना पत्थर संगमरमर, इससे क्या होता है? सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। Hg पारा,
हाइड्रा, जो क्या होता है हाइड्रा जरम, पारद, क्विकसिल्वर द्रव्य, सब क्या होता है पारा होता है। इसे धातु द्रव्य धातु कहते हैं। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। कैप्सूल का आवरण होता है जिलेटिन या प्रोटीन का बना होता है, जो जल में घुलनशील होता है। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।